हेलो फ्रेंड्स। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। धर्म सेव्स हिम देमसेल्व्स हु आर सेव्ड, अर्थात धर्म भी उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। किसी भी देश के लिए सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और सामरिक नीतियां या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी किसी भी देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि नीतियां सही बनाई गई तो देश सुरक्षित है। नीतियों में खोट है, लोगों के मन में खोट है तो देश भी असुरक्षित है। सुरक्षा के नाम पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है जिसका कोई ऑडिट भी नहीं होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषयों को, रक्षा अनुसंधान के विषयों को, इन सभी को ऑडिट से भी मुक्त रखा गया है, अर्थात इसमें होने वाले खर्च का कोई ऑडिट भी नहीं होगा। खर्चों का रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, उसी विभाग में रखा जाएगा जहां ये सारे खर्च हो रहे हैं। बजट आवंटन प्रधानमंत्री स्तर से होगा या केंद्र सरकार के स्तर से होगा। अप्रूवल के लिए या फाइनल अप्रूवल के लिए भी प्रधानमंत्री के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ही इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द होल कैबिनेट सिस्टम। पूरे मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु वही है। ही इज द सन ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ द कैबिनेट। पूरे मंत्रिमंडल के लिए ग्रहों के समान जो मंत्रालय हैं उनके लिए वह सूर्य के समान है जो फोकस या नाभि पर स्थित है, और उसी के अप्रूवल या उसी के आदेश से केवल ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। फाइलों पर अप्रूवल हो या अंतिम आदेश की प्रक्रिया हो, कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के रिटेन अप्रूवल के बाद जब तक पूरे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी फैसला लिया नहीं जा सकता है। इसलिए द डिसीजन इटसेल्फ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, sovereignty and integrity of the country, and who is the responsible authority for this all? Who is an elected member, who is an elected person, elected by the general public of India or the general people of India, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो। भारत के संविधान के अनुसार हम भारत के लोग या भारत के संविधान के अनुसार जब तक भारतीयों के द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति जो उस पद को धारण करता हो, जो ऐसे फैसले लेने के लिए आधिकारिक रूप से सक्षम है, बिना उसके आदेश के देश की सुरक्षा से संबंधित कोई फैसला लिया नहीं जा सकता है। और ऐसे भी देश की सुरक्षा से संबंधित मामले प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही देखे जाते हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय है, सैन्य सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय है, इसके बावजूद देश की सुरक्षा से संबंधित मामले केवल और केवल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन आते हैं, और जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, अर्थात केवल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या यूनियन कैबिनेट
और उसका चेयरमैन ही देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कोई निर्णय ले सकता है। देश की सुरक्षा का मामला हो तो लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होता है। जब तक देश सुरक्षित नहीं है तब तक इसका अस्तित्व ही नहीं है। गार्नर ने जो राज्य की परिभाषा दी थी उसमें 4 तत्वों का होना अनिवार्य बताया था। राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार, अर्थात पॉपुलेशन होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, संप्रभुता या सॉवरेनिटी होनी चाहिए और चौथा है सरकार या गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब तक ये 4 चीज़ें नहीं है राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार भारत ही एक राज्य है। इंडिया इज द सोवेरियन स्टेट। दूसरे जो राज्य कहे जाते हैं या राज्यों का दर्जा दिया गया है ये वास्तव में राज्य है नहीं, क्योंकि इनके पास सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है। तो राज्य का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका की सारी शक्तियां, कार्यपालिका के सारे कार्य उसी प्रधान के नाम से किए जाते हैं। और वास्तविक प्रधान जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया कैबिनेट का चेयरमैन। तो देश की सुरक्षा से संबंधित मामले कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबोव, और साथ ही सुरक्षा से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, दूसरे संगठन हो, NIA है, IB या दूसरे प्रकार के संगठन, RNDW, इन सभी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, सभी उसके मेंबर होते हैं। सभी उस कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आते हैं या उस कमेटी के मेंबर होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स पर जो मीटिंग होती है इसमें ये सभी सम्मिलित होते हैं या सबकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। सिंह का वाल्टेयर की युक्ति है या उक्ति है, वाल्टेयर ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। अर्थात 100 चूहे बना दिए जाए इससे अच्छा है एक शेर शासन कर रहा हो। 100 चूहों के शासन से शेर का शासन बेहतर होता है। चूहे तो बिलों में छिपे होते हैं। एक बार एक सरदार जी थे, बहुत बड़े शेर थे या खुद को बहुत बड़ा शेर समझते थे। मैंने उनसे पूछा, वो चूहे की तरह बिलों में छिप कर रहते थे, अंडरग्राउंड रहते थे। मैंने सरदार जी से पूछा कि आप चूहों की तरह छुप कर क्यों रहते हैं? शेर तो जंगल का राजा होता है, उसे तो बाहर घूमना चाहिए, तो फिर ये अंडरग्राउंड पहाड़ के कंदराओं में छिपने का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा, इसमें तो जी हम अपना असला, गोला, बारूद रखते हैं, तनिक सी हलचल हुई तो ब्लास्ट हो सकता है। तो यही है। ये अंबाला में एक जगह थी, पंजाब के अंबाला में, वहाँ पर एक पहाड़ी के अंदर एक बड़ी सी अंडरग्राउंड बहुत बड़ा एक हॉल बना था। उसमें 2-3 कमरे बने थे। सरदार जी उसी में छिप कर बैठे रहते थे और उनकी पूरी पलटन भी वहीं छिप कर बैठी रहती थी। तो बात ये है, इसका मतलब ये शेर नहीं थे।
शेर होने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन शेर लगता नहीं है कि शेर है। लेकिन माइंड या बुद्धि भी एक चीज होती है। मगर समुद्र में, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को कुछ हद तक छिपाना भी उचित होता है। तो सरदार जी भी अपनी जगह सही थे कि अंदर छिप कर रहते थे अपने हथियारों, गोला बारूद के साथ। लेकिन अब देश की राजधानी एक जगह है, नई दिल्ली, देश की राजधानी। रायसीना हिल के बगल में महामहिम का निवास स्थान। इसके पीछे गेट नंबर 24 और 27, वहाँ से अंदर जाने पर एक गार्डन बना हुआ था, मुगल गार्डन। बड़ा खूबसूरत है मुगल गार्डन। वहाँ पर अंदर जाने पर दिखाई दिया कि जगह जगह सुरंग समान छेद बने हुए हैं। उसमें से शस्त्रधारी बाहर घूम रहे हैं, फिर छेद के अंदर चले जाते थे। कुछ काली वर्दी पहने हुए लोग, ऐसा लगता था विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं, छेदों में से बाहर आते फिर अंदर चले जाते। अब मुझे जो है बड़ा अजीब सा लगा। रायसीना हिल्स, दिल्ली की राजधानी महामहिम के निवास स्थान के पीछे ये छेद में क्यों छिप कर रह रहे हैं लोग। तब जा करके पूछ भी नहीं पाया मैं किसी से। सोचा थोड़ा पूछ लेता हूँ, पूछने गया तो चूहे की तरह छेद के अंदर चले गए लोग। अब बताइए क्या हाल हो गया है। देश की सुरक्षा ये कैसे संभालेंगे। वहां पर भी छेद के अंदर चले गए। पीछे मैं गार्डन में गया तो देखा कि एक जगह 2-3 गाड़ियां लगी हुई है। एक सफेद है, एक काली है, एक हरी है, एम्बेसडर कार। एक छोटा सा कमरा भवन बना हुआ था 2-3 कमरों वाला। उसमें तो मैं जा भी नहीं पाया। हमारी औकात ही क्या है कि मैं उसमें चला जाऊं। बाद में पता चला कि ये तो दरवाजा है। एक सरदार जी आए, बोले ये तो दरवाजा है जी, पूरा तो अंदर है। अब ये बताइए, वहां से भी छेद से, उसी छेद में निकल रहे थे जहां से पहले मैं गार्डन की बात कर रहा हूँ, और उसमें से भी अंदर जाकर फिर अंदर निवास स्थान में, किसी के निवास स्थान में निकल रहे थे, महामहिम के निवास स्थान में चले गए। तो यही हाल है। जब तक ये अंडरग्राउंड वाली जो व्यवस्था है, देश की सुरक्षा, और इतने शक्तिशाली लोग छेदों में छिप कर रह रहे हैं, वो भी राजधानी में छेदों में छिप कर रह रहे हैं। ये सिंह का शासन है या चूहों का शासन है। खैर इस पे ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बात है, देश के संविधान में अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 बड़ा अच्छा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात देश का कोई भी नागरिक अपनी जानकारी, अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता है। इसके लिए न उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, न दंड दिया जा सकता है। अगर किसी कारण से उसे प्रतिबंधित किया जाता है, दंड दिया जाता है, या ऐसे ही धमकी दी जाती है, तो वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। There is an encroachment of my fundamental rights, right to expression, right to express myself. अब तीसरी एक और घटना सुनाता हूँ। दिल्ली में एक स्थान है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। इसके बगल में पंत भवन भी है।
इसी में पंत भवन है, पंत मार्ग भी है। पंत मार्ग पर एक ओबेरॉय होटल है। ओबेरॉय होटल से पहले जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं तो एक रास्ता जाता है लोधी एस्टेट की ओर। अब उस लोधी एस्टेट से लेकर पंत भवन के बीच जंगल और झाड़ियां उगी हुई थी। वहां से होते हुए जब मैं अंदर गया तो देख रहा हूँ पहला एक हरे रंग का कांच नुमा फाइबर ग्लास का बिल्डिंग मिला, दिखा था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके पहले पूरा स्थान खाली था, झाड़ियाँ उगी हुई थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पूरे में ही भवनों का निर्माण हो गया है। बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, स्मार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। तो फिर वो झाड़ियों वाला एरिया क्या है? जाकर देखा तो जैसे जंतर मंतर पर सीढ़ी नुमा संरचनाएं बनी हुई वैसा ही वहां दिखाई दिया। अब पूछे किससे? अंदर जाने लगा तो देख रहा हूं काली वर्दी वाले AK-47 धारी 2-3 आए। इधर बैन है जाना। मैंने कहा कि इधर बैन है जाना कि क्या है ये, जंतर मंतर जैसा क्या बना कर रखा है? पूरे में तो बिल्डिंग बना है, लेकिन ये जो इतना खाली एरिया है पंत भवन के सामने, इतना बड़ा, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं देता है। तो फिर प्रतिबंधित क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर मैंने ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं की, क्या बात है अंदर, क्या अंडरग्राउंड जो है चूहों की तरह छिप के लोग क्या करते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पूरे में हरियाली है, इधर उधर घरवाली है, जगह जगह लोग टहल रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस घूम रही है, केंद्रीय बलों का मुख्यालय है वहीं पे। और एक झाड़ नुमा बड़ा सा प्लॉट है, वहाँ पे जंतर मंतर नुमा सीढ़ी नुमा कुछ संरचनाएं बनी हुई है और बोल रहे हैं वहाँ जाना प्रतिबंधित है। आखिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बोल रहे हैं प्रतिबंधित है। ऊपर जाकर देखा तो लिखा है वेटिंग हेलीकॉप्टर। गूगल पर मैंने सर्च किया कि क्या चीज़ है, क्यों प्रतिबंधित है, तो लिखा मिला वेटिंग हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्टेशन। अब आप ये बताइए किसकी शादी और किसका हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्टेशन जो है यहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बगल में हेलीकॉप्टर कभी लैंड करेगा? और न वो सुरक्षित जगह है हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए। और शादी का हेलीकॉप्टर कहाँ से लैंड कर जाएगा? खैर जो भी बात है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कौन किसका छेद है। जब खेतों में भी जगह जगह छेद दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर छेद में हाथ डालते रहें। कौन किसका छेद है, कहीं सांप भी हो सकता है अंदर छेद में, हमने हाथ डाला कोबरा ने डस लिया। इसलिए सभी छेदों में हाथ नहीं डालना चाहिए। खैर आगे मैं सुनाता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है धर्म भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। छेद में पानी चला गया तो बेहतर है कि छेद में से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएं। अब छेद में बैठे रहेंगे, पानी को कोसते रहेंगे, पानी कैसे छेद में चला गया, ये कोई बात नहीं हुई। धर्मो रक्षति रक्षिता, छेद में पानी चला गया है तो छेद से निकल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना ही बेहतर है।
अब आगे मैं बता रहा हूँ, देश की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, देश सुरक्षित तो आप सुरक्षित। अब जैसे हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 मिसाइल है। भारत के बगल में 2 ही देश हैं जिनसे भारत को ज़्यादा खतरा महसूस होता है। एक पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चाइना या चीन। पूर्व में म्यांमार से ज़्यादा खतरा नहीं है। थोड़ी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जिसका जवाब एक बार 2015 में दिया गया था। बांग्लादेश कोई ऐसी स्थिति में नहीं है या ऐसा देश नहीं है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाए या हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करते रहता है। बहुत गरीब देश भी है। श्रीलंका की स्थिति वर्तमान में ऐसी नहीं है कि वो भारत का दुश्मन बने। हालांकि एक समय था जब लिट्टे विद्रोहियों ने कुछ निजी कारणों से भारत का विरोध किया था, परंतु वर्तमान में स्थिति बहुत खराब नहीं है। तो केवल 2 ही देश हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चाइना। अब देखा जाए तो देश की सुरक्षा में मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का बड़ा अहम रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे हैं। पृथ्वी है, नाग है, पिनाक है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की अधिकतम लंबाई, यानी उत्तरी छोर से लेकर उत्तर पूर्वी छोर से लेकर, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी छोर से लेकर के दक्षिण पश्चिम छोर तक पाकिस्तान की अधिकतम लंबाई अगर एक डायगोनल के रूप में नापी जाए, तो विकर्ण के लंबाई मापी जाए, तो यह 1875 किलोमीटर ही आता है, मात्र 1875 किलोमीटर। यदि हमारे पास 2000 किलोमीटर रेंज का कोई मिसाइल है जिसमें हम परमाणु बम लोड कर सकते हो, या परमाणु बम नहीं भी लोड कर सकते हो, तो हमारे पास अगर 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है तो पूरा पाकिस्तान हमारी पहुंच में है। अग्नि 1 का रेंज 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर तक सटीक मारक क्षमता। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर बेहतर है, 3 की 3000 किलोमीटर, 4 की 3500 किलोमीटर, 5 की 5000 किलोमीटर और 6 की 11000 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं अग्नि 2 ही पर्याप्त है हमारे लिए। पाकिस्तान की सीमाओं किसी भी क्षेत्र में पहुंच के लिए अग्नि 2 ही पर्याप्त है। अर्थात केवल अग्नि 2 हमारे पास है तो हम पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं या किसी भी क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। अब अगर चाइना की बात की जाए, चीन, तो इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? इसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी छोर जो है और वहां से दक्षिण पश्चिमी छोर की अधिकतम लंबाई 4845 किलोमीटर है, 4845 किलोमीटर। यानी इसके लिए हमें 5000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल अगर हमारे पास है जिसमें परमाणु बम या परमाणु अस्त्र लोड किए जा सकते हों, तो यह पूरा चाइना हमारी पहुंच में है। इसी तरह चाइना का उत्तर पश्चिम छोर से दक्षिण पूर्वी छोर की अधिकतम लंबाई 3350 किलोमीटर है। यानी डायगोनल के रूप में ऐसे और ऐसे 2 लंबाइयां हैं। एक अधिकतम है 4845 किलोमीटर, दूसरा है 3350 किलोमीटर।
इसका मतलब है 5000 की अग्नि 5 के रेंज में पूरा पाक चाइना है, और अग्नि 6 भी हमारे पास है 11,000 किलोमीटर। इस तरह पूरा एशिया ही हमारे पहुंच में आ जाता है। पूरा एशिया के किसी भी छोर पर हम किसी भी छोर पर मिसाइल के द्वारा अपने अस्त्रों को से प्रहार करके नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाइल काम कैसे करता है, कैसे हम पता करें कि यहाँ से हमें बीजिंग पर मिसाइल दागने के लिए क्या तकनीक अपनानी होगी, या यहाँ से हमें कंधार या इस्लामाबाद या कहीं भी मिसाइल दागने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी। लेकिन ये व्यवस्था वो भी कर सकते हैं। बीजिंग वाले कहेंगे हमें क्या व्यवस्था करनी होगी यहाँ से मिसाइल दागने के लिए। अर्थात पूरे विश्व में व्यवस्था तो एक ही जैसी है। नाटो देशों, अमेरिका, चाइना, आसियान है, ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, नाटो कंट्रीज है, 5 महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रसिया। तो परमाणु शक्ति संपन्न, मिसाइल शक्ति संपन्न बहुत सारे देश हैं, अग्नेयास्त्र, पाक क्षेपास्त्र। और ये व्यवस्था कैसे काम करती है, तो मिसाइल में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। वहाँ भी जिस तरह कंप्यूटर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मिसाइल में भी कुछ कंट्रोल यूनिट्स लगाए जाते हैं जो कंप्यूटर की तरह ही हैं। अब उसमें हम जो प्रोग्राम फीड करते हैं, जो प्रोग्राम वहाँ फीड किए जाते हैं, उसके अनुसार ही उसे कार्य करना है। जैसे कंप्यूटर में हमने प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंटर ऑन है, तो मॉनिटर पे जो भी पेज डिस्प्ले हो रहा है, हमने 1 पेज के लिए प्रिंट दिया तो 1 पेज प्रिंट आ जाएगा। यानी प्रिंटर का प्रोग्राम, प्रिंटर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है, तो हम प्रिंट कमांड देंगे तो कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आ जाता है 1 पेज। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जैसा भी चाहते हैं। 2 पेज चाहते हैं, 2 पेज आ जाता है। हम चाहते हैं वो पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 10, तो वो भी आ जाता है। हम चाहते हैं ऑड पेज, इवन पेज, जैसा कमांड देते हैं वैसा आ जाता है। यानी हमें कमांड सिस्टम सेटअप करना है, कमांड हमें प्रोग्राम डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, वहाँ फीड कर देना है। इस फीडर का कनेक्शन प्रोपेलेंट या दूसरे सिस्टम से होगा, वहाँ भी कंप्यूटर की तरह सिस्टम लगा है। हमने एक बार कमांड उसे दे दिया, हमने सेट कर दिया प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है और कहाँ किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जाकर उसे स्टॉप हो जाना है, वहाँ पर वो गिर जाएगा। यानी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड केवल फीड करना है। अब हम यहाँ कंप्यूटर में गूगल हमने ऑन किया, या कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड भी है, वहाँ हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जिस स्थान से प्रोजेक्शन करना है वहाँ का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और जो डेस्टिनेशन है वहाँ का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हमने दोनों फीड कर दिया। रेडियन, डिग्री, रेडियन, सेकेंड, जो भी है हमने फीड कर दिया। रेडियन में हमने यहाँ भी फीड कर दिया, वहाँ भी फीड कर दिया, या डिग्री में, जैसा भी व्यवस्था है हमने फीड कर दिया। अब जब एक बार प्रोजेक्शन ऑन हो गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ये प्रोजेक्टाइल सीधा उसी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पर जाएगा जो हमने फीड किया है डेस्टिनेशन में। अब उसे बीच में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए वो एक अलग बात है। एक बार हमने फीड करके दाग दिया तो तीर कमान से निकलने के बाद लौटता नहीं है।
तो यही यही स्थिति मिसाइल के साथ है। रॉकेट और मिसाइल में यही अंतर है। रॉकेट एक बार वापस जाता है, ऊपर स्पेस में सुरक्षित रूप से उपग्रह या सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और या तो नष्ट हो जाता है या ऐसा हमने रॉकेट डिजाइन किया है कि उसे वापस भी आना है लौट कर। जैसे चांद पर यूएसए ने अपोलो 11 भेजा था, वापस आ गया। स्पेस स्टेशन पर भेजते हैं, फिर वापस आता है। तो ऐसा रॉकेट हमने बनाया है, तो जाना भी है आना भी है। लेकिन मिसाइल के साथ ही एक ही यूनी डायरेक्शनल सिस्टम है। एक बार हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड कर दिया, डेस्टिनेशन यानी कहाँ उसे जाना है उसके रेंज में, ये उसके रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस उसके रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों ही स्थानों का पता है, यानी हमें फर्स्ट प्लेस का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता है, लास्ट प्लेस डेस्टिनेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता है। तो हम वेक्टर एनालिसिस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से डिस्टेंस पता कर लेते हैं। कर्विकल शेप में है तब भी हम कर्व का लेंथ निकाल लेंगे। प्रोजेक्टाइल हमेशा कर्व या पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ही अपनाता है, तो हम उसका भी लेंथ निकाल लेते हैं। ये लेंथ मिसाइल के रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अग्नि-1 लॉन्च किया, 700 किलोमीटर इसका रेंज है, हमने ऐसा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दिया कि उसके ट्रैजेक्टरी का लेंथ 700 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में तो फिर 700 किलोमीटर के बाद वो उस डेस्टिनेशन पे जाएगा, ज़रूरी नहीं है। अब हमने 5000 किलोमीटर रेंज वाला अग्नि-5 लिया, लेकिन हमें 2000 किलोमीटर तक ही ले जाना है। यानी हमने जो प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाला है और लास्ट में जो डाला है उसका डिस्टेंस, उसके बीच का डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रैजेक्टरी, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, उसका लेंथ 2000 किलोमीटर ही है। तो हमने फीड कर दिया 2000 किलोमीटर, जाकर वो उस प्लेस पर गिरेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी इस ट्रैजेक्टरी का लेंथ एक तो हॉरिजेंटल रेंज है, दूसरा ट्रैजेक्टरी का लेंथ है। तो ट्रैजेक्टरी या पाथ का लेंथ उस मिसाइल के रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं इस रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेंज पढ़ते हैं तो यह हॉरिजेंटल रेंज होता है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस तो वो ट्रैजेक्टरी है जिस पर मिसाइल को जाना है। क्योंकि प्रोपेलेंट जो है उसमें फ्यूल जो डाला गया है वो तो एक्चुअल उस डिस्टेंस के अनुसार ही खर्च होगा। ऐसा तो है नहीं कि हॉरिजेंटल रेंज कम है तो फ्यूल भी कम खर्च होगा। फ्यूल तो उतना ही वेस्ट होगा जितना उसके ट्रैजेक्टरी का लेंथ है। तो उस ट्रैजेक्टरी का लेंथ मिसाइल के रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर दोनों प्लेस का पता है तो हमने किस एंगल पर ट्रैजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग तो हम कुछ भी अल्फा थीटा एंगल निकाल सकते हैं, ट्रैजेक्टरी का लेंथ निकाल सकते हैं, हॉरिजेंटल रेंज निकाल सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो हमने कर लिया कैलकुलेट। आजकल तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, प्रोग्राम फीड होता है, हम जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालते हैं, ट्रैजेक्टरी का लेंथ, हॉरिजेंटल रेंज, सब कुछ, हाइट, मैक्सिमम हाइट, सब कुछ आ जाता है। तो उसके अनुसार हमें कौन सा मिसाइल बेटर है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन चाहिए, उसके अनुसार सेलेक्ट किया। हमने प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड किया, लास्ट डेस्टिनेशन का फीड किया और वहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया। और उसके बाद जो फॉर्मेलिटी थी उसे पूरा करने के बाद सबमिट कर दिया। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक बार तीर कमान से निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। तीर कमान से निकल के
अपने डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। लेकिन कुछ देश कहते हैं हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, अब हमारे ऊपर कोई भी हमला होगा तो हम तो उसे वहीं नष्ट कर देंगे, रास्ते में बीच में ही नष्ट कर देंगे। बीच में नष्ट तो कर देंगे, ठीक है, वो डेस्टिनेशन बच जाएगा। बीच में नष्ट करने से डेस्टिनेशन बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिसाइल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एटम बम आसमान में भी ब्लास्ट करेगा तो और ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करेगा। अब मान लिया किसी ने एक मिसाइल दाग दिया, मिसाइल को जैसे ही हमने तीर कमान से निकला, डेस्टिनेशन पे नहीं गया, उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा। मान लिया 3 किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी रफ्तार है और 3000 किलोमीटर जाना है उसे, तो 300 सेकंड का समय लगेगा। 300 सेकंड मात्र 5 मिनट होता है। 5 मिनट में अगर दुश्मन को पता, या जहां हमने डाला है उसके राष्ट्राध्यक्ष को पता चल गया, उसने डिसीजन भी ले लिया अगले ही मिनट में और प्रोजेक्टाइल दाग भी दिया और इस तरह डिस्ट्रॉय भी कर दिया, तो रास्ते में जहाँ डिस्ट्रॉय होगा वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन इफेक्ट पैदा कर देगा। यानी हमने डिस्ट्रॉय किसी और जगह को करना चाहा था, डिस्ट्रॉय कोई और हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी ब्लास्ट होगा वहाँ डिस्ट्रक्शन इफेक्ट तो होगा, ब्लास्ट तो होगा। यानी घंटा बना लिया है हमने, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड मिनिमम स्पीड है अग्नि मिसाइल या दूसरे तरह के मिसाइल का। 3 किलोमीटर पर सेकंड है, 3000 किलोमीटर जाना है, मात्र 5 मिनट का समय है। 5 मिनट के समय में दुश्मन देश को पता चल गया, मान लिया अगले ही मिनट पता चल गया, तो क्या 5 मिनट में वो अपने चीफ कमांडर को इन्फॉर्म करेंगे, वो तुरंत डिसीजन ले लेगा, वहाँ से तुरंत इन्फॉर्म कर देगा, रिटर्न में ऑर्डर दे देगा, वहाँ से दागेंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएगा? 5 मिनट में डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, तब तक तो डेस्टिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर 5000 किलोमीटर की दूरी पर हो तब भी मैक्सिमम 9 मिनट लगेगा। 10 मिनट में मैक्सिमम मान सकता हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। यानी 10 मिनट में अगर उस कंट्री को पता भी चल गया तो उसे तुरंत ही अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, कमांडिंग ऑफिसर अपने चीफ को इन्फॉर्म करेगा, वो मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगा, वहाँ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज करेंगे, डिसीजन दिया जाएगा, फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे और डिस्ट्रॉय होगा। इतने में 10 मिनट बीत गया तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं है, डेस्टिनेशन पे तो मिसाइल पहुंच जाएगा, जो काम करना था हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले प्रोसीजर से जाएंगे, डेस्टिनेशन पे जो होना था हो गया। अब जो है कैसा डिसीजन, डेस्टिनेशन पे जो पहुँच कर होना था हो गया। अब डिसीजन लेते रहे, डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन में डिसीजन लेंगे, 4 दिन में सब कुछ साफ, 4 मिनट में सब कुछ साफ हो जाता है। 4 दिन तो बहुत ज़्यादा है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार या 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई प्लेस है तो कितना समय लगेगा। 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो 100 सेकंड लगना है, या 1000 सेकंड। 1000 सेकंड का क्या मतलब है? 1000 सेकंड का 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि समय कितना कम है हमारे पास। इतने कम समय में 16 मिनट भी नहीं लगना है, और इतने कम समय में सेंसर ने डिटेक्ट किया, वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, कमांडिंग ऑफिसर ने अपने कमांडेंट को इन्फॉर्म किया, या अपने डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म किया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को, डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया, किसी को भी इन्फॉर्म किया। वहाँ से उन्होंने मिनिस्ट्री को किया, मिनिस्ट्री ने अपने
NSA को किया, NSA ने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया या चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया या फ़ोन पर टेलीफोनिक बात किया, वहाँ से वापस कॉल बैक किया, फिर यहाँ से इन्फॉर्म किया। इतने समय में अगर इतना देखने में लगता है समय नहीं लगेगा, लेकिन इतने समय में तो डेस्टिनेशन पे जो काम होना था हो गया। तो इसका मतलब है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना भी लिया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। समय ही इतना कम होता है कि अभी हमें पहले से मालूम है क्या? अगर पहले से मालूम हो, सतर्क हो, कुछ देश कहते हैं, कुछ कंट्री कहते हैं हमने बनाकर टेस्ट कर लिया। आपने बनाकर टेस्ट इसलिए कर लिया कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट किया, आपको मालूम था कि आप कितने बजे प्रोजेक्ट करेंगे मिसाइल को, और जैसे ही प्रोजेक्शन हुआ आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि कितने बजे प्रोजेक्ट करेंगे, उसके कितने समय बाद हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दाग देंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा कंडीशन नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको पहले से मालूम है कि वो कितने बजे प्रोजेक्ट करेंगे, हम कितने बजे एंटी बैलिस्टिक प्रोजेक्ट कर दें तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेस्टिनेशन तो बच जाएगा, दूसरा शहर जाए तो जाए, डेस्टिनेशन बच जाएगा। दूसरा शहर जाए तो जाए, डेस्टिनेशन बच जाएगा। जिसके ऊपर ब्लास्ट होगा वो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें दुश्मन को ये नहीं मालूम है कि कितने बजे प्रोजेक्टाइल या मिसाइल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जब तक वो डिटेक्ट करेंगे, सारा डिसीजन लेंगे, तब तक तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के काम खत्म। वहाँ उन्होंने सोचा नहीं, यहाँ पे काम हो गया। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर होता है। एक्सरसाइज करना गलत नहीं, एक्सरसाइज में तो सब कुछ पहले से मालूम है, कितने बजे क्या हम करेंगे, और फिर उसका एंटी में हमें कितने बजे कितने समय बाद क्या करना है। प्रैक्टिकली तो हमें मालूम होगा नहीं। तो इस तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किसी ने बना भी लिया है तो किसी काम का नहीं है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं देश की सुरक्षा की बात कर रहा था। देश की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 चूहों के शासन की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह वॉल्टेयर की युक्ति है। और इससे भी बेहतर है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, धर्म उसकी रक्षा क्या करेगा। 2 इंसान पड़े हुए थे भूखे प्यासे एक जामुन के पेड़ के नीचे। पके हुए जामुन नीचे गिर रहे थे। एक ने कहा, एक ने बगल में उसके जमीन था, उसने जमीन थपथपाते हुए बगल वाले से कहा, मेरे मुंह में जामुन उठाकर डाल दो। दूसरा भी वैसा ही था। उसने कहा, मेरी तो हालत खराब है, मुझे उठने की इच्छा नहीं है, तुम ही उठो, अपना भी मुंह में जामुन डाल लो, मेरे भी मुंह में जामुन डाल दो। इस तरह दोनों ऐसे ही करते रहे। उधर से कुत्ता आया, कुत्ता दोनों का मुंह चाटने लगा। पहले ने दूसरे को उसके हाथ में एक कड़ा भी था, उसने टन 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 करते हुए कहा, जमीन पर पटकते हुए, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, इसे हटाओ। बगल वाले ने कहा, तुम्हारा मुंह तो कुत्ता चाट रहा है, मेरा मुंह कुत्ती चाट रही है, मैं अपना तो हटा नहीं पा रहा हूं, तुम्हारा कैसे हटाऊंगा। ऐसा करो, तुम अपना भी हटा दो, मेरा भी हटा दो। तो यही हालत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। जब खुद ही अपना काम नहीं कर पाते हैं, घंटी के सहारे टिके रहते हैं, घंटी बजाएंगे तो भी घंटी का पूर्ण उपयोग होगा। टन टन टन, कुछ एक गिलास पानी लाना है तो घन घन घन, घंटी का पूर्ण उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन घंटी का पूर्ण उपयोग करने से देश की सुरक्षा नहीं हो जाती है।
तो देश की सुरक्षा के बारे में आज हमने बात की। आगे मैं कुछ न कुछ मुद्दा ऐसा लेकर आऊँगा जहाँ आप वास्तविकता में देखेंगे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या फ़र्क होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।